तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया म्यांमार रिलेशंस। एंड उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई डस म्यांमार मैटर टू इंडिया, मतलब भारत के लिए म्यांमार क्यों इम्पोर्टेंट है, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस कवर किए हैं। सबसे पहले तो इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। वी सॉ दैट इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार, एंड बिकॉज ऑफ दैट, because of the security challenges and because of the border trade, Myanmar becomes very important for India. फिर दूसरा डायमेंशन हमने डिस्कस किया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, because north east insurgency is a very big security concern for India, and Myanmar is a safe haven because of the geography of Myanmar, like the geography of Myanmar and India border. भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, इट इज हिली रीजन्स, पूर्वांचल हिल्स covered with tropical forest, which becomes a safe haven for insurgent groups. And because of the presence of insurgent groups in the border regions, they are conspiring against the northeast India. We saw insurgent groups. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से भारत के लिए म्यांमार इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। फिर हमने तीसरा डायमेंशन डिस्कस किया, दैट इज द चाइना फैक्टर। हमने देखा कि किस तरीके से चाइना म्यांमार में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक चाइना के लिए ऑल्टरनेट इकोनॉमिक या ट्रेड रूट बन गया है, थ्रू विच चाइना इज एबल टू बाईपास साउथ ईस्ट वाटर। तो चाइना के लिए म्यांमार काफी इंपॉर्टेंट है, एंड सिंस चाइना इज investing heavily in Myanmar, automatically it becomes important for India as well. Myanmar becomes important for India. तो अब हम डिस्कस करेंगे अगला डायमेंशन, दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो भारत की ये पॉलिसी है, इट इज कॉल्ड एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बेसिकली 1991 में इंडिया हैड लुक ईस्ट पॉलिसी। तो 1991 की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक टाइज, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को इकोनॉमिकली साउंड बनाना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं कि कितने क्रूशियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं। वहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे चाय पत्ती वगैरह हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक बूस्ट के लिए 1991 में वी हैड लुक ईस्ट पॉलिसी, एंड 2014 में उस लुक ईस्ट पॉलिसी को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। So that policy got transformed into Act East policy. So in 2014, the Look East policy, it got upgraded into Act East policy. और Act East policy का विजन सिर्फ इकोनॉमिक अपग्रेडेशन नहीं है, बल्कि इट फोकसेस ऑन कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, हाँ, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ने का इनिशिएटिव, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, विच इज सो कनेक्टिविटी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रोड्स बनाने, प्रोजेक्ट्स बनाने, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कल्चर, जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, तो कल्चरल वैल्यूज को अपलिफ्ट करना, एंड कॉमर्स। सो द फोर सीज, मतलब ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब बात ऐसी है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी जब हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आप इमेजिन करो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके पास सेवन सिस्टर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, असम है,
त्रिपुरा है ना, ये सारी स्टेट्स हैं इन नॉर्थ ईस्ट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को और ज्यादा डेवलप करना, तो कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो एक नया मार्केट ओपन हो जाएगा। कॉमर्स को एनेबल करना, कल्चर को अपलिफ्ट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो द main objective of Act East policy is to transform the Northeast and connecting India with the ASEAN countries, Association of Southeast Asian Nations। तो उसके तहत कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, लाइक कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी बॉर्डर जोन्स हैं, क्योंकि हमने देखा ना नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो वहाँ पे जो भी बॉर्डर रीजन्स है वहाँ पे बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स बनाने की, मतलब दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, टू मतलब टू स्ट्रेंथन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज with the neighboring countries. We are establishing बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स। तो अगर हम भारत म्यांमार की बात करें तो मणिपुर में मोरे एंड मिजोरम में जोखातर, ये जगह है, यहाँ पे हमने बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं। रिसोर्स एक्सेस, है ना, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाना इन द इंडो पैसिफिक। So strategic balancing in the Indo-Pacific is also a very important objective of Act East policy। तो अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेन क्रक्स हमको पता चल गया है कि है क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द इंट्रोडक्शन टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया, and it was the upgraded version of 1991 look east policy to upgrade the 1991 look east policy। तो 2014 में ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी, एंड इट इज बेसिकली एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 1991 look east policy। सो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, it serves as a strategic blueprint, it serves as a economic blueprint। India's Act East policy, it serves as a strategic blueprint, मतलब it contains the strategies, it contains the economic policies, economic blueprint and diplomatic blueprint। Diplomatic blueprint means building sound relations with the neighboring countries of Northeast India। So Act East policy, it serves as a strategic blueprint, economic blueprint and diplomatic blueprint to integrate Northeast India विद साउथ ईस्ट एशिया। तो जो मेन क्रक्स है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन क्रक्स। द मेन क्रक्स is to integrate the northeast India with the southeast Asia। So India's Act East policy, it serves as a, so it contains all the strategies, economic steps and diplomatic blueprint, economic blueprint to integrate Northeast India with Southeast Asia। So that is the India's Act East policy। It expanded the focus from pure economic ties। मतलब पहले जो फोकस था वो था इकोनॉमिक टाइज लुक ईस्ट पॉलिसी का। तो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने अपना फोकस को एक्सपैंड कर लिया
from purely economic ties to the four C's, and that is culture, that is commerce, connectivity, and capacity building across the Indo Pacific. मतलब हमने देखा ना कि मेन ऑब्जेक्टिव एक्ट ईस्ट पॉलिसी का है कनेक्टिविटी विद द साउथ ईस्ट एशिया. सो नाउ वी हैव एक्सपेंडेड द फोकस. मतलब इंडो पैसिफिक में साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ एक कल्चरल टाइज एस्टेब्लिश करना है, कॉमर्स एस्टेब्लिश करना है, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, so that northeastern states can be integrated with the Southeast Asia. So it is like a global vision of integrating Northeast India with the Southeast Asia. तो अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या वो समझ में आया, प्लस उसका मेन ऑब्जेक्टिव समझ में आया. मतलब हमको आइडिया लगा कि एग्जैक्टली एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, उसका मेन विजन क्या है. अब विजन को अचीव करने के लिए कुछ मिशन है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, वो अब हम डिस्कस करते हैं. कुछ एक्शन प्लान्स. तो पहला है ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किन किन कदमों का, मतलब क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ. तो बेसिकली एक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वी हैव टू ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड उसके लिए infrastructure growth, economic shift, and reduced insurgency. These are three key aspects which needs to be looked at. तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करें तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मॉडर्न लॉजिस्टिक जोन्स. सो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वी आर सीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऑन some very important projects, like हमने अभी एक डिस्कस किया था ट्राइलैटरल हाईवे इन लाइक मणिपुर, लाइक इंडिया म्यांमार थाईलैंड. तो मणिपुर से लेके बैंकॉक तक की एक रोड हाईवे हम बना रहे हैं. तो और भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम अभी डिस्कस करेंगे इसी कोर्स में. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग द रीजन, द नॉर्थ ईस्ट रीजन into a modern logistics zone. क्योंकि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वी आर सीइंग दैट इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडर्न लॉजिस्टिक्स जोन्स, wherein we see that there are international highways, Asian highways from Manipur to Thailand, and we are seeing some very interesting projects. अभी हम सब डिस्कस करेंगे. कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. सो टू ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया we need infrastructure growth, and for that we have seen that there are capital investments in northeast India which is transforming the region into a modern logistics zone. नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देर इज अ नीड फॉर इकोनॉमिक शिफ्ट, एंड वी आर सीइंग एन इकोनॉमिक शिफ्ट. अच्छा, इकोनॉमिक शिफ्ट का मतलब क्या होता है. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें परिवर्तन लाना. अभी मान के चलिए कि फॉर पास्ट फ्यू डेकेड्स वी आर only practicing agriculture, so the only economic activity through which we are deriving value is agriculture. फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हम लोग सर्विसेज सेक्टर की तरफ भी मूव करे. सो दैट वाज एन इकोनॉमिक शिफ्ट, लाइक वी फाउंड आउट सम अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू डिराइव वैल्यू. तो इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी वी आर लुकिंग फॉर एन इकोनॉमिक शिफ्ट, क्योंकि अभी अगर हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, सो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी. So the idea is to shift from traditional agriculture to cross-border manufacturing, ecotourism,
एंड डिजिटल सर्विसेज। सो इकोनॉमिक शिफ्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू क्रॉस बॉर्डर मैन्युफैक्चरिंग, एको टूरिज्म एंड डिजिटल सर्विसेज। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज रिड्यूस्ड इंसर्जेंसी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स अ सिक्योरिटी चैलेंज। हमने देखा था ना, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स वो म्यांमार में रह के बॉर्डर पार करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दंगे फसाद क्राइम वगैरह करते हैं एंड एक तरीके का आतंक फैलाते हैं। तो reduced insurgency is a very big initiative which we are looking at to transform the northeast India। तो देखो, अगर हम इकोनॉमिक शिफ्ट करेंगे और अगर हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस करेंगे, इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट न्यू जॉब्स। और जब नया रोजगार बनेगा तो जो लोग लोग बिजी हो जाएंगे, जब लोग बिजी हो जाएंगे तो फिर वो मिलिटेंट्स नहीं बनेंगे एंड जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो like if we integrate the northeast India with the southeast Asia, so that economic integration will open up massive opportunities and it will create new jobs. So economic integration creates jobs and hence lowering conflict। क्योंकि मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसर्जेंसी। तो अगर जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे बाय लिंकिंग रीजनल स्टेबिलिटी टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने देखा इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया। एंड उसको अचीव करने के लिए देर इज अ नीड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देर इज अ नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, सो दैट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पे बनाए जाए जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जाए, कुछ हाईवेज बनाए जाए। एंड देर इज ऑल्सो अ नीड फॉर इकोनॉमिक शिफ्ट टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्योंकि जब नए नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। तो हमने देखा कि लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में there is a shift from traditional agriculture to cross border manufacturing, ecotourism and digital services. And to transform northeast India, reduced insurgency is a very big step। and act ईस्ट पॉलिसी के तहत जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली द कॉन्फ्लिक्ट्स will reduce and it will lead to regional stability। So because of international trade, we will see regional stability in Northeast India। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंटीग्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया, उसको अचीव करने के लिए so the next very important action plan is connecting India with the ASEAN, connecting India with ASEAN, Association of Southeast Asian nations। So if we look at the key infrastructure projects driving this connectivity, मतलब भारत को एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ कनेक्ट अगर करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड में, सो दीज आर एशियान कंट्रीज, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया,
मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। सो दिस इज द साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू इंटीग्रेट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द एशियान मेंबर कंट्रीज, द साउथ ईस्ट एशिया। एंड उस चीज को करने के लिए देर आर सम की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ड्राइविंग दिस कनेक्टिविटी। पहला प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मोडाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड में एक मैप देख रहे हैं। सो दिस इज एक्सप्लेनिंग कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सो व्हाट इट इज, सो बेसिकली इट इज अ स्ट्रेटेजिक सी रिवर लैंड bypass connecting the mainland India with its नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कोलकाता को मिजोरम से जोड़ता है। तो एजवाल जो है, इट इज अ प्लेस इन मिजोरम। सो कालाधन मल्टी मोडाल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट कनेक्टिंग कोलकाता विद द मिजोरम। एंड तो आप कहोगे कि भाई कोलकाता से मिजोरम तो सही तरीका तो ये वाया चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ से जाएंगे ना। बट ये जो दूसरा रास्ता है, इट्स अ शॉर्टकट। इसमें दो आपको एडवांटेज मिलेंगे। पहला तो आपका जो डिपेंडेंस है ऑन चिकन स्नैक, वो एलिमिनेट हो जाएगा, आपको चिकन स्नैक से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और दूसरा ये है कि 1000 किलोमीटर की बचत होगी। लाइक दिस जर्नी विल टेक विल कट डाउन 1000 किलोमीटर्स। तो 1000 किलोमीटर इज अ वेरी बिग नंबर। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं, ट्रेडिशनल रूट से, तो 1000 किलोमीटर ज्यादा आपको चलना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये आपको फायदा मिलेगा। अब ये रूट एग्जैक्टली व्हाट इज द रूट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे हम कोलकाता से शुरू करेंगे। एंड यहाँ पे कोलकाता का जो पोर्ट है, वहां से हम सी रूट लेंगे। और 539 किलोमीटर का सी रूट होगा टू अ पोर्ट इन म्यांमार, दैट इज सिटवे। सिटवे इज अ पोर्ट इन म्यांमार। तो आप पहले कोलकाता से म्यांमार जाओगे सिटवे पोर्ट। फिर वहां से जो उनका रिवर है, 158 किलोमीटर का नदी का सफर, उसको कहते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वाया कालाधन रिवर। तो ये जो कालाधन रिवर है, उस पे आपको वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से पैलेटवा पहुंचना है। वो भी म्यांमार के अंदर है। और वहां से फिर आपको हाईवे पकड़ना है। तो वो वहां से आप 62 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो आपको भारत म्यांमार का बॉर्डर मिलेगा, जोरिनपुरी बॉर्डर क्रॉसिंग। और वहां से 100 किलोमीटर का ये हाईवे, वो आप ट्रैवल करके मिजोरम पहुंच जाओगे, एजवाल। तो हमने देखा कि किस तरीके से कोलकाता से हम मिजोरम एक शॉर्टकट रूट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, कटिंग डाउन 1000 किलोमीटर्स of distance, and also reducing the reliance on Siliguri corridor, the chicken snack. So this is the Kaladan multimodal transit transport project, जहाँ पे कि हम कोलकाता का जो पोर्ट है वहां से शुरू करेंगे। 539 किलोमीटर्स हम सी रूट की जर्नी ट्रैवल करेंगे। वी विल रीच टू सिटवे पोर्ट इन म्यांमार। फ्रॉम देयर वी विल ट्रैवल a 158 kilometer journey along the Kaladan River to reach Paletwa, and from there we will follow the highway 62 kilometer to reach the India Myanmar border, Zorinpuri Zorinpui border crossing, and from there 100 kilometers more and you will reach Aswal. So this is the Kaladan multimodal transit transport project. So it is basically, अब हम इसको लिखते हैं जो भी हमने पढ़ा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इट्स अ स्ट्रैटेजिक सी
पहले हम कोलकाता से सिटवे पोर्ट जाएंगे वाया सी, देन वी विल follow the Kaladan river and then the highway, the land. So it's a sea river land bypass connecting mainland India with its northeastern states. So that's the Kaladan project. अब इसका अगर हम रूट की बात करें, so we will start from Kolkata. So Kolkata port will take the sea route. From there, we will reach the Sittwe port in Myanmar. अब इसको प्रोनाउंस हो सकता है मैं थोड़ा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का टर्म है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज सिटवे, इट सिटवे, सो इट इज़ इन म्यांमार। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, विल रीच पैलेटवा, एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग, मतलब सिटवे से पैलेटवा के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, वाया कालाधन जो नदी है, एंड फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे मिजोरम। सो दिस इज द रूट, मिजोरम विच इज़ इन इंडिया, एंड पैलेट वे से मिजोरम के लिए वी विल यूज द रोड नेटवर्क, बिकॉज देर इज अ हाईवे, तो हम रोड नेटवर्क फॉलो करेंगे। तो दिस वाज द रूट। अब इस प्रोजेक्ट की और भी खासियत है जो हमने डिस्कस करी है। सो इट कट्स ट्रांजिट डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड मिजोरम, कोलकाता एंड मिजोरम बाय नियरली 1000 किलोमीटर, reducing both time and cost, reducing the time of travel and the cost of travel. अगला बहुत important aspect of this project is that it reduces the reliance on the narrow Siliguri corridor, which is also called as Chicken's Neck. So this was the Kaladan multimodal transit transport project. दूसरा जो बहुत important project है, that is India Myanmar Thailand trilateral highway. इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे। तो यहाँ पे आप राइट साइड में जो मैप देख रहे हैं, इट इज एक्सप्लेनिंग द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे। एज द नेम सजेस्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अबाउट द मोरे तैमो। मोरे इज अ प्लेस इन मणिपुर, तैमो इज अ प्लेस इन म्यांमार। सो मोरे तैमो जंक्शन, इट्स लाइक अ ब्रिज, लैंड ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया एंड म्यांमार वाया रोड। तो मोरे तैमो से फिर हम वो जो रोड है उसको आगे पकड़ के मैंडेले, एंड मैंडेले से फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते वी विल एंटर इनटू द थाईलैंड। तो म्यांमार थाईलैंड का जो जंक्शन होगा दैट इज म्यावेडी माए सॉथ, तो हम थाईलैंड पहुंच गए। तो ये जो आपको ब्लू कलर की हाईवे दिख रही है दैट इज द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे। ये बेसिकली 1360 किलोमीटर, 1360 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे प्रोजेक्ट है, एंड इट इज एस्टैब्लिशिंग सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड टूरिज्म। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर, मतलब इस हाईवे के थ्रू वी कैन अचीव क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड टूरिज्म। एंड ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है अभी अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, इट इज स्टिल ऑन गोइंग। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फर्दर इस हाईवे को एक्सटेंड कर दिया जाएगा लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। तो आप इमेजिन करो कि कितना एक स्ट्रॉन्ग हमको रोड नेटवर्क मिल जाएगा कि रोडवेज के थ्रू आप भारत से लाओस जा पाओगे, वियतनाम जा पाओगे, कंबोडिया जा पाओगे, थाईलैंड जा पाओगे। एंड इट इज integrating the northeast India with the southeast Asia, which is the main objective of the India's Act East policy.
तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। तो इसका रूट अगर हम देखें, मोरे विच इज़ अ प्लेस इन मणिपुर, वहाँ से ये शुरू होगा हाईवे। मोरे से आगे बढ़ता बढ़ता इट विल एंटर इनटू द म्यांमार एंड इट विल क्रॉस द म्यांमार to reach its final destination. So the final destination of highway is Thailand. So a place in Thailand called Mysore. Mysore in Thailand. So this is the route. So it's a massive 100 and 1360 kilometer highway project. It's a massive 1360 kilometer highway project establishing seamless cross border trade and cross border tourism. एंड ये जो प्रोजेक्ट है it plans to extend to other countries as well. It plans to extend into Cambodia, Laos, Vietnam to create an east-west economic corridor. So this is India, Myanmar, Thailand trilateral highway project. अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। मतलब कि ये जो दो प्रोजेक्ट हैं दे आर स्टिल ऑन गोइंग, दे आर नॉट येट कंप्लीटेड। एंड अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वी आर ऑल्सो सीइंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। मतलब कि मणिपुर में जो मोरे है, दिस इज द मोरे, यहाँ पे वी हैव सीन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मोरे इज द प्राइमरी ट्रेड हब along the इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। जो आईएमटी बन रहा है उसके अलोंग मोरे जो है वो सब लाइक बहुत एक प्राइमरी ट्रेड हब है, क्योंकि यही एंट्री पॉइंट है, भारत के अंदर एंट्री मोरे के थ्रू हो रही है। इट इज द सोर्स ऑफ द आईएमटी हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। इसलिए मोरे में वी सी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। उस चेक पोस्ट का काम क्या है? फॉर सर्वेलेंस, फॉर ट्रैकिंग, क्योंकि भाई जब आवागमन होगा उसके थ्रू तो जो चेकिंग होती है, चेक पोस्ट का काम क्या होता है? चेक करना कि कहीं कोई इलीगल चीजें तो स्मगल नहीं हो रही। सो इन मोरे वी हैव integrated check post, and similarly in Mizoram, the border with Myanmar, we have Zok Zokhaftar। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द थिंग। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दिस इज द Zokhaftar। So it's in Mizoram, so it's a border with Mizoram. So here also we have a integrated check post. So here also we have a land bridge junction through which we can enter into the Myanmar, and from Myanmar we can enter into the India. So Zoghatar check post, it is in Mizoram. So it enables legal trade on the border. तो हमने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखे, की प्रोजेक्ट्स, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, मतलब वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब काम उनका चालू हो गया है बट they are still not completed. So now the next very big question in front of us is, why are these projects delayed? Why are key infrastructure projects delayed? तो देखो, हमको पता है कि 2021 में देयर वाज अ मिलिट्री कूप इन म्यांमार एंड इट डिसेंडेड इनटू अ वाइडस्प्रेड सिविल कॉन्फ्लिक्ट। एंड उस सिविल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ethnic armed organizations and people's defense force, they took control over large part of the project routes नियर द इंडियन बॉर्डर। मतलब देखो, म्यांमार में मिलिट्री कूप लग गया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई एंड बहुत ज्यादा हॉश पॉश क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल डिफेंस फोर्सेस दे टुक ओवर
large part of the project routes, and they caused hurdles. Like local rebel groups, they caused hurdles, and that is the reason why key infrastructure projects delayed because of the 2021 military coup in Myanmar. The administration and governance became very weak. Ethnic armed organizations and people defense forces, they took control over large parts of the project routes near the Indian border. And these local rebel groups, they even targeted the construction crew. They kidnapped personals for ransom, and this basically led to the delay in the project, and that is why the project is still under construction. अभी तक वो सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाने चाहिए थे, अभी तक ऑपरेशनल हो जाने चाहिए थे वो सारे की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट दीज प्रोजेक्ट्स आर स्टिल इन डिले, एंड दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी is lagging behind because of the delay in the key infrastructure project. क्योंकि इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज इंटीग्रेटिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया with the Southeast Asia, and for that integration these key infrastructure projects plays a very very important role, and the delay in these projects is a very big concern. So following the 2021 military coup in Myanmar, Myanmar descended into widespread civil conflict. And because of these civil conflicts, ethnic armed organizations, EAOs, and People's Defense Forces, they took control large parts of project routes near the Indian border. Near the Indian border. हमने देखा कि म्यांमार में जो 2021 में मिलिट्री कूप हुआ, जिसकी वजह से देयर वाज अ वाइड स्प्रेड सिविल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ विच ethnic armed organizations and people defense forces, they took control over large parts of the project routes near the Indian border. So the hostilities between the Arakan army and Myanmar army have halted Kaladan highway construction. जो लोकल रिबल ग्रुप्स हैं, they routinely targeted construction crew. They kidnap personals for ransom, and they also extort transit fees. जो लोकल रिबल ग्रुप्स हैं, they routinely target construction crew, kidnap personal for ransom, extort transit fees, while Indian insurgent groups operating there further compromise safety. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले क्यों हो गए। तो हमने देखा कि किस तरीके से 2021 का मिलिट्री coup, it led to the civil conflict. Ethnic armed organizations, People's Defense Forces, they took large part of the project routes near the Indian border. अरक्कन आर्मी और म्यांमार आर्मी के बीच में जो टकराव था, उसकी वजह से कालादान हाईवे कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से रुक गया। लोकल रिबेल ग्रुप्स वो दंगे फसाद करने लग गए, एंड जो भारत के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, दे फर्दर कॉम्प्रोमाइज दी सेफ्टी. So political chaos, it has crippled administrative capacity, making regulatory clearances and land acquisition nearly impossible. तो political chaos की वजह से land clearances, like land acquisition and regulatory clearances, it became nearly impossible. So the ongoing fighting, the ongoing airstrikes, and the ongoing sabotage have damaged road networks. मतलब ये जो भी ongoing situation है इन म्यांमार, ना केवल वो रुकावट पैदा कर रहा है, बल्कि जो रोड नेटवर्क्स ऑलरेडी बन चुका है उसको भी डैमेज पहुंचा रहा है.
डिसरप्टिंग हैवी मशीनरी ऑपरेशंस। तो हमने देखा कि वाई आर द की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिलेड इन म्यांमार, एंड दैट इज द रीजन वाई इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी is still waiting for these projects to get completed and to achieve its goal, क्योंकि the main goal is to connect the northeast India with the southeast Asia, and for that these infrastructure projects will play the main role. तो अगर हम इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, तो जो हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंटीग्रेट करना है विद द साउथ ईस्ट एशिया, उसमें म्यांमार इज द की गेटवे। म्यांमार इज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। क्योंकि हमने देखा कि जो भी की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए, स्पेशली वो जो हाईवे है दैट इज पासिंग थ्रू द म्यांमार, या जो काला धन वाला प्रोजेक्ट है वो भी म्यांमार से पास हो रहा है, और जो मेन हाईवे है भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, वो भी म्यांमार से पास हो रहा है। सो म्यांमार इज helping us to achieve market integration, where the India's Act East policy, it connects India to a combined market of over 680 million Asian consumers. So the policy, the Act East policy, it connects, क्योंकि the main vision of Act East policy is to connect Northeast India with the Southeast Asia, और अगर हम वो कनेक्शन करते हैं तो इंडिया gets an access to a market of 680 million Asian consumers. So the policy connects India to a market of to a combined market of over 680 million Asian consumers। मतलब जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब आप इमेजिन करो कि भारत की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो भी प्रोड्यूस हैं, जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू हम वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ देते हैं वाया इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देन इंडिया विल गेट एक्सेस टू अ कंबाइंड मार्केट ऑफ ओवर 680 million एशियन कंज्यूमर्स, एंड इन दैट म्यांमार इज द की गेटवे। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वी आर ऑल्सो बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल टाइज। सो अंडर द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, the goal is to deepen the security. So this policy deepens the security collaboration via the ASEAN Regional Forum। हम बेसिकली भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ARF एंड ईस्ट एशिया समिट, EAS। तो हमने इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा, तो इंटीग्रेट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया। एंड फिर हमने ये भी देखा कि उस चीज को हासिल करने के लिए द फोकस इज ऑन 4 C's: कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी। वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे वी टॉक्ड कि देर इज अ नीड फॉर reduced इंसर्जेंसी, शिफ्ट इन शिफ्टिंग इकोनॉमी, लाइक इकोनॉमिक शिफ्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। एंड हमने देखा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं: कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड ट्राइलैटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, एंड साथ में कुछ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी हमने बनाए हैं इन मोरे मणिपुर एंड जोगपाथर मिजोरम। अनफॉर्चुनेटली जो दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, जो ट्राइलैटरल हाईवे है और वो कालाधन वाला प्रोजेक्ट है, इट इज स्टिल डिलेड, द रीजन वी सॉ। एंड नाउ वी आर लुकिंग एट सम मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग मार्केट इंटीग्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का मैन्युफैक्चरर है उसको 680 मिलियन एशियन कंज्यूमर्स का एक्सेस मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस। हम ये देख रहे हैं कि इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के
तहत वी हैव डीपन्ड द सिक्योरिटी कोलैबोरेशन वाया एशियन रीजनल फोरम्स एंड ईस्ट एशिया समिट, एंड इन ऑल दिस म्यांमार इज द इंडियाज गेटवे। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें म्यांमार इज प्लेइंग a very important role. So if we look at some other aspects of India's Act East policy, so that is the supply chain reliance. It is supply chain resilience. तो देखो बात ऐसी है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नाउ इंडिया विल गेट एक्सेस टू वियतनाम एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, so that now the manufacturing dependencies will shift away just from China to other alternatives as well. And that's a very big स्ट्रैटेजिक एडवांटेज फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका यही कहना है कि जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट। अगर हम किसी पे निर्भर हैं तो सामने वाला हमारा मिसयूज कर सकता है। सो विद दिस इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया शिफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंस अवे फ्रॉम अ सिंगल सोर्स सप्लायर्स टू सिक्योर शेयर्ड रीजनल नेटवर्क्स। मतलब अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसीज की बात करें, सो वी आर नॉट एट ऑल जस्ट डिपेंडेंट ऑन चाइना, बट वी हैव secured and shared, we have secured, secure and shared रीजनल नेटवर्क्स। तो अगर हम इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें, हम इसके और भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन है, दैट इज द बॉर्डर इकोनॉमिक जोन, बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स। तो बेसिकली इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वी आर प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर मैन्युफैक्चरिंग। सो वी आर बेसिकली फॉर्मलाइजिंग trade at border hubs. We are formalizing trade at border hubs like मोरे इन मणिपुर। यहाँ पे तो हमने आईसीपी बना दिया है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, एंड जोखावतर इन मिजोरम। एंड दिस formalized trade, it replaces informal smuggling, क्योंकि स्मगलिंग एक इनफॉर्मल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी है। तो अगर हमने बॉर्डर ट्रेड को लीगलाइज करने की वजह से जो इनफॉर्मल स्मगलिंग है इसको हमने रेगुलेटेड टैक्सेबल कर दिया है। रेगुलेटेड एंड टैक्सेबल कॉमर्स, रेगुलेटेड कॉमर्स एंड टैक्सेबल कॉमर्स। तो हमने देखा कि हमने बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं जहाँ पे कि भारत म्यांमार जो बॉर्डर है वहाँ पे हमने बॉर्डर ट्रेड को फॉर्मलाइज कर दिया है वाया मोरे एंड जोकाटा। वहाँ पे हमने आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए हैं, and we have replaced informal smuggling with regulated commerce and taxable commerce under the India's Act East policy. Now, India's Act East policy, it is also giving northeastern states resource access, क्योंकि एक बार अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ देंगे, then these northeastern states will get resource access. So India's Act East policy, it secures direct access to Southeast Asian resources like timber, like mineral wealth। मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, they can import timber, they can import critical minerals, and they can also import oil and gas reserves। Like we got a resource access to South Asian timber, mineral wealth, and oil and gas reserves because of the India's Act East policy। अगला जो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, क्योंकि जब एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी
तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो एग्री प्रोड्यूस है, वी कैन एक्सपोर्ट दैट. सो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इट कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडियाज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, टी, बैम्बू, डायरेक्टली टू इंटरनेशनल मार्केट्स. तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितनी इफेक्टिव साबित हो रही है. क्योंकि अगर एक बार हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो नए नए आयाम खुल जाते हैं. हमने देखा मार्केट इंटीग्रेशन, हमने देखा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, रिसोर्स एक्सेस, बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स. तो दीज आर लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी. अब ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट it's also talking about strategic balancing in the Indo-Pacific. So this India's Act East policy is also talking about the strategic balancing in the Indo-Pacific. मतलब this policy is talking about integration and also strategic balancing. तो यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है, की फोकस एरियाज है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग इन इंडो पैसिफिक. तो सबसे पहला की फोकस एरिया इज काउंटरिंग द चाइनाज इन्फ्लुएंस. हमने ऑलरेडी देखा है चाइना फैक्टर में, बिकॉज ऑफ अ पोर्ट, अ चाइनीज फंडेड पोर्ट इन म्यांमार which is enabling the China Myanmar economic corridor. So to safeguard that port, that is क्वाकपियो पोर्ट, चाइनीज नेवी का हमने डिप्लॉयमेंट देखा ऑन द बे ऑफ बंगाल. सो काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट focus area of India's Act East policy to maintain strategic balance in the Indo-Pacific. And maritime security, जो सी वाटर की सिक्योरिटी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खासकर अंडमान सी एंड मलाक्का स्ट्रेट. एंड ऑल्सो डिफेंस कोलैबोरेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफेंस कोलैबोरेशन को. तो भारत और म्यांमार, एंड नॉट ओनली म्यांमार बट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ मिलके डिफेंस कोलैबोरेशन करना. तो हमने देखा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशियन countries, but it is also about strategic balance. And for that strategic balance, three focus areas we have: countering the China's influence, maritime security, and defense collaboration. So defense collaboration में our aim is to strengthen the military ties through joint exercises, coastal surveillance upgrades, and defense exports to फ्रेंडली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो इसको मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है. तो हियर वी टॉक अबाउट, अगर हम डिफेंस कोलैबोरेशन की तो बात करें, वी टॉक अबाउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. हियर वी टॉक अबाउट कोस्टल सर्वेलेंस अपग्रेड्स. एंड हियर वी टॉक अबाउट डिफेंस एक्सपोर्ट्स. when we talk about defense collaboration, we are talking about joint exercises, coastal surveillance upgrades, and defense exports to friendly Southeast Asian nations. So this is the India's Act East policy. तो हमने देखा कि India's Act East policy बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, जहाँ पे कि हमारा विजन है टू इंटीग्रेट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया. वी आर फोकसिंग ऑन 4 C's: culture, commerce, capacity building, and connectivity. So for that we are transforming the northeast India, जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, कनेक्टिंग इंडिया विद द एशियन कंट्रीज. तो दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने देखे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे देखा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हमने देखा, और हमने कुछ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट देखे
इन मणिपुर एंड मिजोरम। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में हमने बात करी इकोनॉमिक शिफ्ट की, जहाँ पे कि we have to like we talked about shifting from traditional agriculture to cross border manufacturing, ecotourism, digital services। हमने बात करी reduce insurgency। इसके साथ साथ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इट आल्सो फोकसेस ऑन, मतलब अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वी विल गेट मार्केट एक्सेस, रिसोर्स एक्सेस, एग्री एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट कर सकते हैं, supply chain resilience, we get alternative options as well. We don't have to depend just only on China. Our manufacturing dependencies will shift away from a single source supplier. And India's Act East policy, it also talks about constructing border economic zones, formalizing the trade along the borders, and it also talks about strategic balancing. It also talks about the security aspect, wherein we are deepening our security collaboration via ASEAN Regional Forum, East Asian Summit, defense collaborations with the friendly Southeast Asian nations, countering the China's influence and maritime security. And in all this, in India's Act East policy, Myanmar is playing a very big role because Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, and hence Myanmar becomes very important when it comes to India's Act East policy, क्योंकि अभी भी हमारा जो ये इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है अभी ये लटका हुआ है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार। जैसे ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम देखेंगे इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने एको डायमेंशन कवर किया, व्हाई डज म्यांमार मैटर टू इंडिया, एंड द रीजन इज इंडियाज एक्ट ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी।